सर मैंने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो पेश नहीं किया है, बट जो एलिमेंट्स है ना उसके मैंने वैल्यूज लिखी हाँ, दी वो यानी हैं। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि आप लोग एक समरी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट आप एज अपेंडिक्स लगा दें। अपेंडिक्स मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ रिपोर्ट कि ये उनकी 5 ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी समरी हमने लगाई, यानी जो मेन आपने यूज किए होंगे उसको हाईलाइट करेंगे और फिर फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट में सारे के सारे अपने आप लिखेंगे अदर, यानी फॉर एग्जांपल आपने शो करना है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, फिर आपने लिखना है अदर करंट एसेट, उसमें सारे के सारे आ जाएंगे। फिर आपने फिक्स एसेट में बस फिक्स एसेट ही लिख लें, क्योंकि हमने देखा कि फिक्स एसेट को हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं किया हुआ कि फिक्स एसेट में क्या चीज कितनी है। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, चले अब यह बात शुरू करते हैं कि कॉमन साइज एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन आल्सो बी नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। इसको वर्टिकल एनालिसिस क्यों कहते हैं? अब आप पे देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ, एन एनालिसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ऑल बैलेंस शीट आइटम आर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। यानी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जितना भी ये फॉर एग्जांपल ये मैं पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारा बैलेंस शीट है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप यूजुअली लिखते हैं टोटल एसेट, नीचे लिखा होता है, नीचे लिखा होता है ना टोटल एसेट, ठीक है? जी सर। तो और यहाँ पे होगा कैश, अकाउंट रिसीवेबल और फलाना डिंगला, ये तमाम लिखे होते हैं, ठीक है? अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप ये टोटल जो टोटल एसेट का टोटल है ना, ये तमाम जितनी भी फिगर हैं इसको टोटल एसेट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लूंगा 0.01, अगर लिख लूं तो इसका मतलब है 1%। तो 1% का मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया कि हमारे टोटल एसेट का 1% कैश है। टोटल एसेट का 1% क्या है? कैश है। तो टोटल एसेट खुद क्या होगा? खुद टोटल एसेट 100% होगा, ठीक है? फिर हम बता देंगे कि इसका अकाउंट रिसीवेबल कितना है, फॉर एग्जांपल वो 2% है, ये 3% है। लेकिन इसमें आपने एक ख्याल रखना होगा, जब भी आप ये कैलकुलेशन कर देंगे, जब इनको आप ऐड करेंगे तो इनका टोटल कितना आना चाहिए? 100 आएगा। क्यों? ऑटोमेटिकली अगर आप हर एक एसेट की वैल्यू को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं तो वो टोटल एसेट का एक परसेंटेज बन जाएगा, और वो जब टोटल एसेट का परसेंटेज बन जाएगा तो एट द एंड जब उसको हम ऐड करेंगे तो 100% आ जाएगा। अच्छा, ये हम क्या करेंगे, फ्रॉम ईयर टू ईयर कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल एसेट है वो कहाँ पे ज्यादा क्या है, कमिट है। क्या फिक्स एसेट में ज्यादा कमिट हुआ है या करंट एसेट में ज्यादा कमिट हुआ है? आपके ख्याल में हमारा जो टोटल एसेट है वो ज्यादा फिक्स एसेट में होना चाहिए या करंट एसेट में होना चाहिए? फिक्स्ड में। फिक्स में ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज, यानी यहाँ पे एक खतरा पैदा हो रहा है। खतरा ये पैदा हो रहा है कि आपका जहन ये ना बन जाए कि हर एक बिजनेस के लिए फिक्स एसेट ही हमेशा हायर परसेंटेज होना चाहिए। इसमें आपका जहन कभी भी पसना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इम्तियाज सुपर स्टोर, सेव मार्ट, पंजाब कैश एंड कैरी और जितनी भी कैश एंड कैरी वगैरह है, इनका जो बिजनेस है वो फिक्स एसेट पे ज्यादा फोकस करता है या करंट एसेट्स पे? करंट पे सर। वेरी ये गुड। इन्वेंट्री पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो अगर उनके पास हम ये कह दें कि इनको इन्वेंट्री कम से कम रखना चाहिए, तो फिर वो हम पे हंसना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत हंसेंगे सर। हाँ, वो बहुत ज्यादा हंसेंगे। वो कहेंगे कि यार लोग सेफ मार्ट या पंजाब सुपर स्टोर क्यों आते हैं? वो कहते हैं कि यार सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है, ठीक है? तो हम वी आर द बिजनेस दैट इज नोन एज एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर इन्वेंट्री। तो हम देखेंगे कि बिजनेस टू बिजनेस हम हमेशा चेक करेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, फिर उसके मुताबिक इन पे फैसला करेंगे कि हाँ ये भाई ठीक है, इसका जो परसेंटेज है वो कहाँ पे होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, उसमें फिक्स एसेट पे ज्यादा फोकस होगा। जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है उस पर करंट एसेट पे ज्यादा फोकस होगा, ठीक है? अच्छा, सर्विस बिजनेस का किस पे ज्यादा फोकस होगा, ये मुझे बताएं। सर्विस बिजनेस का सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो हम फिर तो नॉन फाइनेंशियल की तरफ चले गए ना। तो हम मतलब ये है कि हम फाइनेंशियल रिसोर्स पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हम नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स। यूफोन, टेलीनॉर, मोबलिंक, ये कौन सी बिजनेसेस हैं?
सर ये सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अच्छा, ये अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ये अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स पे। वेरी गुड। तो डिपेंड Yes. करता है कि नेचर ऑफ सर्विस क्या है। अगर नेचर ऑफ सर्विस ये है कि वो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट है, तो हम ये कहेंगे कि वो कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये तो हमने कह दिया बैलेंस शीट के लिए। इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि यानी अगर इनकम स्टेटमेंट की चीजें हम ले लें तो आप देखते हैं कि सेल्स टॉप पे होता है और यूजुअली सेल से हमेशा चीजें माइनस हो रही होती हैं, है ना? यानी सेल से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसी से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, टैक्स माइनस हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फिर सेल जो है खुद 100% हो जाएगा और बाकी हम देखेंगे कि सेल अगर 100% है तो हमारा इसका सेल का कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, सेल का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट था। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो यहाँ पे एक बार फिर कैलकुलेट हो जाएगा। सेल का कितना परसेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में था, सेल का कितना जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में था, सेल का कितना मार्केटिंग एक्सपेंस में था, कमीशंस में था, सेल का कितना इंटरेस्ट में चला गया, सेल का कितना टैक्सेस में चला गया और सेल का कितना परसेंट शेयर होल्डर के लिए रह गया इन फॉर्म ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये हम एज कैलकुलेट करते हैं, तो इसको वर्टिकल एनालिसिस या कॉमन साइज एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अगर कंप्यूटेशन हम देखें तो यहाँ पे आप देखें कि ये ईयर 2001, 2, 3 है। तो आप देखें कि ईयर 2001 के लिए अगर हम देखेंगे कि 148 1223 का कितना परसेंट है, तो हम 148 को 1223 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी जो कि यहाँ पे कितना परसेंट बनता है, 12%। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल टोटल एसेट का कितना परसेंटेज है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल को डिवाइड किया इस पे तो हमारे पास परसेंटेज आ गई। इसी तरह इन्वेंट्री को डिवाइड किया, इसी तरह अदर करंट एसेट को, टोटल करंट एसेट को भी डिवाइड किया, नेट फिक्स एसेट को डिवाइड किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया। अच्छा, जीरो को डिवाइड करेंगे एनीथिंग से तो जीरो रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बिकम इनफिनिट। इस तरह अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने हैं तो वो हमें पता लग रहा है यहाँ पे 12%, 23, 26 और यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट एसेट कितने परसेंट है, 62। 2001 में इनके करंट एसेट कितने परसेंट थे, 62। और अगर करंट एसेट 62 है तो ऑटोमेटिकली फिक्स एसेट कितना परसेंट हो जाएगा, 38, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं 28 प्लस 9 तो ये ऑलमोस्ट 38 ही हो गई। तो यहाँ पे अगर इसको हम ऐड करें 62 प्लस 28 प्लस 9 तो ये 100% बन गया। इसी तरह हमने 2002 को भी कैलकुलेट करना है, 3 को भी कैलकुलेट करना है। अब ये हो जाएगा तो इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैश को इन्होंने कैसे मैनेज किया। 12 से वो 4.8 और 4.15% पे आ गया। तो इसको कैश को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैश को कम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन्होंने कैश के लेवल को कम किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विच इज अ गुड साइन कि they are, you can say, not compromising the profitability of the firm by, you can say, keeping a lot of cash on their hand। ठीक है, जितना कैश कम होगा इतनी एजेंसी कॉस्ट भी कम होगी। एजेंसी कॉस्ट मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर है वो ये कहेगा कि कैश जब ज्यादा होता है तो उसको ये खतरा हो सकता है कि यार ये मैनेजर ने कैश अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना। जब कैश कम होगा तो ऑब्वियसली मैनेजर के लिए इस्तेमाल करने की चांसेस भी कम हो जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल आप देखते हैं 23% से 18% देके आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें देखा जा रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने टोटल एसेट के कम किए हैं। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल कंपैरिजन भी कर सकते हैं तो टोटल करंट एसेट 62 से 55% पे आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने करंट एसेट से फोकस हटा के फिक्स एसेट पे लेके आ चुके हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी 55% is quite large, you can say, amount of current asset that they are holding, being a manufacturing firm। मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं होना चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन है सर? ये
जिस तरह ये है ना, तो मतलब हम आपने जो काम दिया ये वाला भी उसमें इंक्लूडेड होगा? ये वाला चलें, आप असाइनमेंट में ना रखें, ये मैं पेपर कोई में ना आप सर, ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा कि ये एक ये पेपर, तो ज्यादा। फिर ये पेपर में आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, ये पेपर में आने वाला है, ठीक है। इसको आप कंप्यूट करेंगे और साथ ही आप इसके बारे में, यानी जिस तरह कमेंट्री मैं बता रहा हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 3 years there seems to be company is becoming more focused towards, you can say, investing in its fixed asset rather than their current asset, which seems to be a welcoming sign, because in manufacturing firm the fixed asset produce more productivity rather than the current asset. We can also see that their account receivable has been declining. However, their inventory percentage is being consistently increasing. That indicates that they might have some problem with the inventory management. Either they are overproducing or either they are incapable of selling their inventory. ठीक है? यस सर। अच्छा अच्छा, फिक्स एसेट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली जब आपका करंट एसेट कम होगा तो परसेंटेज ऑफ फिक्स एसेट अगर आप ज्यादा भी ना करें ना तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि इसकी तरफ चले जाएंगे, लाइबिलिटी की तरफ। ये तो टोटल एसेट था, ये देखें पहले क्या था, टोटल एसेट, ये टोटल एसेट थे। अब लाइबिलिटी और इक्विटी साइड पे, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो टोटल एसेट है, यूजुअली अगर टोटल एसेट के बजाय अगर टोटल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी भी ले लें तो उसका भी यही इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो अपना बिजनेस है उसकी फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी कैसी की है। तो आप देखते हैं नोट्स पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, एक्रूड टैक्सेस है, अदर एक्रूड लाइबिलिटी है, टोटल करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट है और इक्विटी है। ठीक है, तो इसको भी हम परसेंटेज में देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले फोकस अगर मैं ये नीचे से शुरू करूं तो आप देखते हैं कि हमने इक्विटी में 55, 53 और 52, यानी मोस्टली आप देखते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 50% से अबव जो इन फाइनेंसिंग की है बिजनेस की, वो इक्विटी से की है। हाउएवर अगर आप देखा जाए कि ज्यादातर हमारा जो 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 लिवरेज आ रहा है वो करंट लाइबिलिटी से आ रहा है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से आ रहा है? करंट से ज्यादा आ रहा है। करंट से ज्यादा आ रहा है। आपके ख्याल में ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये सर अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी को जल्दी कैश अरेंज करना पड़ेगा पे करने वेरी के लिए। गुड, वेरी गुड। जितना आपका करंट लाइबिलिटी की परसेंटेज इन योर एसेट फाइनेंसिंग ज्यादा होंगी, उतना ही आपकी जो इंसॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रिस्क है ना वो बताएगा, लिक्विडेशन रिस्क। यानी अगर तो छोटा मोटा नुकसान हो जाता है तो वो जिसने 5 साल के लिए लोन दिया होता है ना वो इतना गड़बड़ नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने 5-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए पैसे दिए हुए तो छोटे मोटे गड़बड़ के साथ ही वो पहुंच जाता है, वो कहता है कि यार मुझे अपने पैसे चाहिए। यही होता है ना? जी सर। और यूजुअली इन्होंने कोई कमिटमेंट तो की नहीं होती कि भाई आपने वाकई ही 40 दिन बाद देना है। वो तो कभी भी आ सकते हैं। वो ने कहा कि 40 दिन के अंदर अंदर आपने पे करना था, हमारी अपनी प्रॉब्लम है, हमें पैसे चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? मुश्किल हो जाएगी ना। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों ने ज़हन में देखनी है, नोट्स पेएबल ये क्या चीज होता है? नोट्स पेएबल और अकाउंट्स पेएबल में क्या फर्क है? सर ये नोट्स पेबल एक किस्म का, जिस तरह कंपनी के लोन नोट्स होते हैं वो दे के कैश उस बंदे से मनी मार्केट की जो आप लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, ऑलमोस्ट आप लोगों ने प्रेजेंटेशन अपलोड कर दी थी, लेकिन इस तरह टाइम ही कुछ सेट नहीं हुआ कि आप लोगों से प्रेजेंट है। वहां पे आप लोगों ने मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर देखे थे? कमर्शियल पेपर, जी सर। कमर्शियल पेपर क्या होते थे? Yes, इट वाज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इश्यूड बाय द कॉर्पोरेशन in order to get loan from the
जनरल पब्लिक या अदर कंपनीज। ठीक है, तो नोट्स पेबल कमर्शियल पेपर की तरह काम करती है, यानी कंपनी के लिए कंपनी को शॉर्ट टर्म बेसिस पे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने कैपिटल मार्केट में जाके, मनी मार्केट में जाके, बल्कि कैपिटल मार्केट में बजाय मैं कहूँगा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट में जाके उन्होंने कमर्शियल पेपर फ्लोट किए और वहां से क्या लिया, लोन लिया। तो मतलब यह है कि उन्होंने एक सिक्योरिटी इशू की जिसमें उन्होंने अपनी इंडेटनेस शो की है कि हम बाउंड हैं कि इतने अरसे बाद आपको आपके पैसे वापस लुटाएंगे। यूजुअली इसमें क्या होता है कि जो उसकी प्राइस होती है ना उससे कम पे बेचते हैं, ताकि जो खरीदने वाला है उसको कुछ कैपिटल गेन या उसको कुछ इंटरेस्ट फॉर्म में कुछ मिल सके। यानी अगर 100 रुपए वाला कमर्शियल पेपर मुझे 100 रुपए में ही मिल जाएगा तो मुझे क्या फायदा है, तो वो मुझे 100 रुपए वाला कमर्शियल पेपर या तो 90 रुपए में दे देगा या 88 रुपीज में दे देगा, तो मुझे 10 रुपए या 12 रुपए फिर उस टाइम पीरियड में मेरा जो गेन है वही मेरा इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 23, 14 और 33%। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो कंसिस्टेंटली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे क्या कर रही है, फोकस कर रही है। कंसिस्टेंटली क्या कर रही है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे फोकस कर रही है। अच्छा, एक चीज तो हमने बुरी बता दी कि द वीक पॉइंट ऑफ फाइनेंसिंग योर एसेट विद द करंट लाइबिलिटी इज दैट यू मे स्टार्ट फेसिंग द लिक्विडिटी इशू और इंसॉल्वेंसी इशू। लेकिन इसका एक फायदा है, एक फायदा बहरहाल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपकी करंट लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होते हैं या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होते हैं? लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे। तो अब ये क्या करेंगे, जब ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं अपने एसेट को फाइनेंस करने में, तो इनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी को आप बढ़ाते हैं तो आपकी जो लिक्विडिटी या इंसॉल्वेंसी रिस्क है वो आपके बिजनेस में आ रहा है। Overall, over the period, we can see that it have declined from 32 to 23%, which is somehow encouraging that they have now shifted their focus from the current liability, financing their their fixed asset with the current liability. Instead, they are now using the long-term debt in order to finance their एसेट विद दैट। इसकी एविडेंस यहाँ भी जैसे 150 से 530 पे आ गए, तो उन्हें क्या किया कि अपने करंट लाइबिलिटी को कम करके जो फिक्स लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको बढ़ा दी है। तो इसकी वजह से इनका जो इंसॉल्वेंसी रिस्क है वो कम होने के चांस हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनकम स्टेटमेंट में चले जाएं तो इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, जितनी भी ये सेल्स के नीचे जितनी भी फिगर्स हैं इन तमाम फिगर्स को सेल पे डिवाइड करेंगे। यानी 849 को 1235 पे, 386 को 1235 पे, 180 को 1235 पे, इस तरह डिवाइड करता जाऊंगा तो मुझे परसेंटेज मिलते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 100% खुद सेल हो जाएगा। फिर उसका हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 68% है, ग्रॉस प्रॉफिट 31 है, ये ठीक है। ये आज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे मैंने पहली ही बात कर दी थी, आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर एक चेयर मैं 500 की बनाता हूं, 1000 की बेचता हूं, तो चाहे मैं एक चेयर बेचूं, 2 बेचूं, 3 बेचूं, 4 बेचूं, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो एक स्टैटिक लेवल पे होना चाहिए। मतलब यह है कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज स्टैटिक लेवल ऑफ परसेंटेज होना चाहिए। अगर कम नहीं हो सकता तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पे देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या हुआ है, परसेंटेज वाइज ज्यादा हुई है, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देखते हैं, यानी यहाँ पे सेल्स ज्यादा हुई है तो आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आप ये भी कहेंगे जहन में कि हाँ भाई सेल्स ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली। यानी अगर आपने कम सेल किया होगा तो आपने कम चीजें बेची होंगी, जब आपने ज्यादा सेल किया होगा तो आपने ज्यादा चीजें बेची होंगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन साइज एनालिसिस हैं या वर्टिकल एनालिसिस हैं, दे हैव हेल्प्ड अस आउट इन अंडरस्टैंडिंग that actually the problem lies with our production, you can say facility, that we have compromised our efficiency. What we were able to, you can say, produced, what we were able to produce in lesser money, we have started producing the same thing in the higher cost.
और जब टाइम गुजरता है तो आपके ख्याल में कंपनी की एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट इंक्रीज होती है या उनकी इनएबिलिटी होती है? जब यानी एक चीज मैं 2 साल पहले बना रहा था, अब तकरीबन कोई 5 साल बाद वही चीज बनाता चला जा रहा हूं, तो आपके ख्याल में मेरी एक्सपर्टीज ज्यादा होंगी या कम होंगी? ज्यादा। अगर मेरी एक्सपर्टीज ज्यादा हो जाएंगी तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यानी 68 से 71 पे चला गया, 71 से 72 पे चला गया। इसका मतलब ये है कि ये अपनी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, अपनी जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो है, उसको प्रॉपरली क्या नहीं कर सक रहे, अप्लाई नहीं कर सक रहे। ठीक है, जिसकी वजह से इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है? कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही बन गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम देखते हैं, पहले 14% था, अब 18% आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सिर्फ ऑलमोस्ट यहाँ पे 18.2% पे कंसिस्टेंट रहा। तो इसका मतलब यह है कि 4% इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी बहरहाल इन्होंने मेंटेन की है। तो वी मे कंसिडर कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, लेकिन फिर स्टेबलाइज हो गया है। ऑब्वियसली शायद जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो सीनियर हो गए हैं और उनकी तनख्वाही बढ़ी हैं, या हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग गुड्स जो हैं वो हो गई। अच्छा, इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस आप देख लेते हैं। अच्छा, ये ईबीआईटी जो परसेंटेज है, इसका मैं कह रहा था कि इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये देखें, ये जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट के सामने जो परसेंटेज है इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ये ईबीआईटी के सामने जो परसेंटेज है इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और ये अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो है इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखते हैं 16.7% से गिर के 9.5% पे आ गई, और इसमें दोनों चीज शामिल हो गई है। एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा है, दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी बढ़ा है। अब इसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं रेशियोज के साथ, और आप रेशियोज को कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई रेशियो जो इंडिकेट कर रहे हैं वो यहाँ पे कॉमन साइज एनालिसिस भी इंडिकेट कर रहे हैं, और ईबीटी और ईएटी भी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये है कैश, ये क्या है कैश डिविडेंड, ये क्या चीज होती है? सर ये जो डिविडेंड्स डिविडेंड, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि डिविडेंड कितना पे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने डिविडेंड पेमेंट कम की हुई है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर खुश होगा या ना खुश होगा? ना खुश होगा। वैसे तो अगर कैश डिविडेंड देखें तो स्टेबल है 50-50-50, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ जितना है वो मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज देखें तो वो कहेगा कि परसेंटेज यानी अब मैनेजर अपने लिए ज्यादा रख रहा है और मुझे कम दे रहा है। समझ आएगी? परसेंटेज से उसको ये अंदाजा होगा कि मैनेजर अपने लिए ज्यादा पैसा रख रहा है और हमारे लिए कम कर रहा है। वैसे तो उनको 50-50 एट द ईच ईयर मिला है। तो ये हमारा हो गया है कॉमन साइज या वर्टिकल एनालिसिस ऑफ बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट। अब दूसरा हमारे पास जो सेट ऑफ एनालिसिस है इसको कहते हैं इंडेक्स एनालिसिस। ठीक है, और इंडेक्स एनालिसिस में क्या होता है कि हम परसेंटेज फ्रॉम ईयर टू ईयर लेते हैं, यानी इसमें एक बेस ईयर बना देते हैं, बेस ईयर हमारा 100% हो जाएगा, और फिर दूसरा ईयर हम देखते हैं कि क्या वो 100% से ज्यादा हुआ है कम हुआ है। तो ज्यादा हुआ है, तो जितना ज्यादा हुआ है हम कहते हैं कि इन्होंने ये चीज इंक्रीज की हुआ है। अगर कम हुआ है 100% से तो हम कहेंगे कि इसमें डिक्रीज हुई है। तो उसमें क्या होता है कि जो बेस ईयर का कैश है वो 100% हो जाएगा, जो दूसरा ईयर है उसका परसेंटेज देंगे कि पिछले साल। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो फिर इस चीज को आप समझ आएंगे जो भी लिखा हुआ है। तो अब ये देखें कि कैश हमारा बेस ईयर 2001 हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि 2001 से 2002 और 2003 में क्या चेंज आया है, यानी 148 जो हमारा कैश था ये 100% आ जाएगा। ये देखें, यानी 2001 में ये जितने भी फिगर्स हैं ये सारे 100% आ जाएंगे। ये देखें, हमने 100 सिर्फ 100 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे
कि ये जो दूसरा साल है 2002, इसका कैश का फिगर लेके 2001 के कैश के फिगर से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लगेगा कितना परसेंट। तो ये 2002 जो है 2001 का कितना परसेंट है, 67%। इस तरह 2003 2001 का कितना परसेंट है, 60%। तो हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका कैश जो है पिछले साल से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि देयर इज, अच्छा कितना, ये 33% और ऑलमोस्ट 40% डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल को भी, वो कितना परसेंट हुआ है, तो वो पहले 144% हो गया, फिर 139, तो 44 और 39% इंक्रीज आया। इन्वेंट्री में 91 और फिर ऑलमोस्ट 116% इंक्रीज आया। दैट इज अलार्मिंग। ठीक है, कि आप इतना ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉक क्यों कर रहे हैं। फिर अदर करंट एसेट में आप देखते हैं 40% और 50% का इंक्रीज। ऑलमोस्ट जो करंट एसेट है उसमें 50 to 56% इंक्रीज इन ये लेके आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको अब आप लोगों ने थोड़ा सा बेहतर कंपेयर करना है। यहाँ पे देखें टोटल एसेट का परसेंटेज क्या हो रहा है, करंट एसेट में कम हो रहा है ना। जी सर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टोटल एसेट में वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब अगर हम देख रहे हैं तो उनका टोटल एसेट का हुजम भी बढ़ रहा होगा। अगर ये हो रहा है ना 100 का 149, वहां पे हमें कॉमन साइज बता रहा था कि करंट एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टोटल एसेट के परसेंटेज में कम हो रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ रहा है। यानी कंपनी का साइज अगर आप देखते हैं, पहले जितना के बिजनेस वो कम पैसों में कर रहा था, वही बिजनेस अब वो ज्यादा पैसों में करना शुरू कर दिया। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि इनके जो फिक्स एसेट है उसमें भी बढ़ोतरी आई है और ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीज आया है। तो इन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनका हुजम बढ़ा दिया हुआ है, उनकी साइज यानी कंपनी हैव इंक्रीज इट्स साइज। डिपेंड करता है सो वेदर द कंपनी, अच्छा ये जो फिक्स एसेट होते हैं ये शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं होते, long term decision होते हैं। So that might be they might have identified some future you can say opportunities for which they have increased their size, यानी उन्होंने अपने फिक्स एसेट भी बढ़ा दिया और अदर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अदर LT जो है वो अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसको कहते हैं। तो ये इसमें बढ़ोतरी आई है। सो अगर आप हम टोटल एसेट को कंपेयर करें तो हम कहते हैं 67 से 77% इंक्रीज किया गया है इनके टोटल एसेट साइज को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेम इज द केस कि आप लाइबिलिटीज को भी देख लेंगे। ठीक है, नोट्स पेबल को स्टेबलाइज रखा गया, अकाउंट्स पेबल में 16% का इजाफा हुआ, एक्रूड टैक्सेस में 23% का इजाफा हुआ, अदर एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं या एक्रूड लाइबिलिटीज जो हैं उसमें ड्रास्टिक इंक्रीज है। इसमें 566% इंक्रीज है, 566%। यानी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि पिछले सालों इनकर हुए हैं लेकिन उन्होंने उनकी पेमेंट नहीं की। ठीक है, और साथ ही आप इसमें लॉन्ग टर्म डेट को देख रहे हैं कि वो 200% जो है ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है, और फिर ईयर 2003 में कंपैरेटिवली 250% इंक्रीज हुई है। ठीक है, अच्छा सो दैट्स इट। और इस तरह आप जो इनकम स्टेटमेंट है उसकी भी एनालिसिस फ्रॉम ईयर टू ईयर कर देंगे। ठीक है, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, सेल में कोई प्रॉब्लम है कंपनी के लिए अगर तो इंडेक्स एनालिसिस को देखें, 2001 2002 को कंपेयर करें और 2003 को कंपेयर करें, सेल्स में कोई यानी सेल्स डिपार्टमेंट को हम कसूरवार कह सकते हैं कि आप काम नहीं कर रहे? नो सर, नहीं कह सकते, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को हम कहें यार इन्वेंट्री इधर ही पड़ी हुई है
ये आप क्या कर रहे हैं, आपने सामान, वो आपको ये फिगर दे देगा कि यार मैंने तो 70% आपकी सेल बढ़ाई है प्रीवियस ईयर से, और 2003 में तो मैंने इसको 79% तक बढ़ा गया हूं, और मैं क्या करूं, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल मैंने करवा दिया है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखें, 176 यानी 76% इजाफा, और फिर 88% इजाफा। ये क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रही है? सर जहाँ पे देखा जाए तो सेल 70% इंक्रीज कर रही है, तो उसके मुकाबले में 76% इन्होंने कॉस्ट इंक्रीज कर दी है, तो ये अच्छी नहीं है। हाँ, तो ये अच्छी नहीं है। मतलब ये है कि आपका जो सेल का जितने भी वो है, यानी इंसेंटिव है, वो सारा का सारा कॉस्ट में क्या हो रहा है, जाया हो आ रहा रही है। है कॉस्ट। ठीक है, वो जाया हो रहा हो। वेरी गुड, गुड कंपैरिजन। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को देख लो, क्या हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है तो शेयर होल्डर इससे खुश होगा या ना खुश होगा? एडमिन कॉस्ट होता है यानी मैनेजमेंट खुद जो पैसे का रही है, तो अब शेयर होल्डर ये देखेगा कि मैनेजमेंट अपनी तनख्वाहें ले रही हैं और हमारी फिक्र बजट इनको नहीं है। इन्होंने लग रहा है ना, बजट में अच्छी खासी इंक्रीज किया होगा हाँ, उनकी सैलरी। सैलरीज में, उनके इंसेंटिव्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गया। इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस को अगर देखा जाए तो वो भी डबल हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे, हाँ, क्या लॉन्ग टर्म डेट जो है वो इंक्रीज कर गया? लॉन्ग टर्म डेट 200% से वो 200%, तो ऑटोमेटिकली अगर लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट भी क्या करेगा? नहीं इंक्रीज वो होगा। भी इंक्रीज होगा सर। तो यहाँ पे आप देखते हैं 155% और 195% इंक्रीज कर गया। यहाँ पे वो 200% इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 250, और ये 195, तो समहाउ यानी इंटरेस्ट जो है उसको मैनेज करने में इसने, यानी इन्होंने लोन लेने में या लोन नेगोशिएट करने में कोई गलती तो नहीं की है, लेकिन यह है कि इसको रीपे करने के लिए जो इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो वीक है, यानी इनकी एबिलिटी इतनी नहीं है। इनका 255% जो है इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है, 155 ऑलमोस्ट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उस हिसाब से इनका इंटरेस्ट की परसेंटेज कम आ रही है, तो ये अच्छी एक वो है ना। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे वो नहीं होता है, वो मार्केट खुद डिसाइड कर रही होती है। यूजुअली निगोशिएशन तो हम करते हैं, यानी बैंक के साथ जाके निगोशिएट करते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट, लेकिन बैंक एक फ्लोर रेट और कैप तो रखता है। फ्लोर रेट मतलब यह है कि हर एक बैंक एक खास रेट होता है, यानी पाकिस्तान में आप देखते हैं कि उस रेट से कोई भी बैंक आपको नीचे लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जो है वो ये एक फिक्स चार्ज होती है, सूद है बेसिकली, तो वो फिक्स चार्ज होती है। तो इसमें यानी कंपनी की वो इतनी आप कह सकते हैं कि सक्सेस को आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसको मैनेज करने की सक्सेस की बात आप कर सकेंगे, यानी कि आप वो इसको अपने सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कवर कर सकते हैं या नहीं। वो हमने देख लिया था कि इनकी एबिलिटी थी कवर करने की, लेकिन कम हो गई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के जो एंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस प्रॉब्लम्स को खुद जो है हैंडल करें। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको लगती है तो कमिंग क्लास में आप मुझे बता देंगे कि सर इसको कैसे करना है, वो मैं करवा दूँगा। कब करवाऊँगा वो, बल्कि अगर आप ज़्यादा बोर नहीं हो रहे हैं तो हम ऐसे कर देते हैं कि अभी नमाज के लिए ब्रेक ले लेते हैं और इस मैकअप क्लास को कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें सोल्व कर देते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं सर आज बहुत हो गया, तो फिर हाँ सर, रहना। आज बहुत हो गया है ये, फिर किसी सर, दिन अच्छा चलें, फिर आप ऐसे आप लोगों ने ऐसा करना है कि जो बुक में जो एंड पे जो प्रॉब्लम्स है ना उसको आप देख लें कि आप उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर ये प्रॉब्लम जो है बहुत मुश्किल लग रहा है या ये आसान लग रहा है। ठीक है सर, एक बात कहनी थी सर। जी जी जी। सर वो 2-3 बातें, एक तो सर ये है कि जो